हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग साइंस के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का टॉप 50 जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, चाहे बीपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया या फिर एसएससी हो गया या फिर बिहार एसआई से लेकर यूपीएससी, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी स्तर का देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का घूर्णन वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो अगर पृथ्वी का घूर्णन वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो कम क्यों होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिकतम होता है। यदि घूर्णन वेग बढ़ता है तो अपकेंद्री बल भी बढ़ेगा, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होगा। परिणाम स्वरूप प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है वो कम हो जाता है, वस्तु का भार घट जाएगा। जब जी कम होगा तो क्या होगा, भार घट जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज और जान लीजिए कि ध्रुवों पर घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर भार अधिकतम होता है। ये बीपीएससी 67 और ईपीपीएससी 2021 में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गर्मियों में मृग मरीचिका का दिखाई देना प्रकाश के किस घटना का परिणाम है। इसको बोलते हैं प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी आप देख रहे होंगे। इसके बारे में बताते चलें कि गर्मियों में सतह के पास जो हवा गर्म और विरल हो जाती है, जब गर्म होगी तो ऊपर उठेगी और बेल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। तो पूर्ण जब आंतरिक परावर्तन होता है जिससे पानी या दर्पण का भ्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब कोई ध्वनि स्रोता की ओर तेजी से आता है तो ध्वनि की पिच कैसी प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब कोई ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर तेजी से आता है तो ध्वनि की पिच कैसी प्रतीत होती है। तो जब कोई स्रोत श्रोता की ओर तेजी से आएगा तो अधिक प्रतीत होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता की ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से भिन्न सुनाई देती है। और जब श्रोता पास में आता है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है, कम हो जाती है और आवृत्ति अधिक महसूस होती है। ठीक है, एक चीज और भी जान लीजिए कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग रडार के वाहनों में गति मापने के लिए होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि 100 डिग्री सी से कम भी रहेगा तभी उबलने लगेगा। क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प जो दबाव होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए पानी कम वाष्प पर दबाव पर उबलने लगता है। लगभग आप देखेंगे 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आगे बढ़, चालक की तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है आप जानते होंगे, लेंथ अपॉन एरिया का होता है। ठीक है, और एक ये भी फार्मूला आप पढ़े होंगे कि आर डैश इक्वल टू यानी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो जब हम इसको दोगुना करते हैं यानी कि यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो रेजिस्टिविटी तार की लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, केवल ये आप ध्यान देंगे पदार्थ पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन टीआरई में भी आ चुका है, यूपीपीसी 2023 और एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर की कोड बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये उच्च चुंबकशीलता और निम्न निम्नग्राहिता की वजह से होता है, क्योंकि जो नरम लोहे होते हैं वो जल्दी से चुंबकित और विचुंबित हो जाते हैं और हाई परमेबिलिटी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में केंद्रित करने में मदद मिलती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जब अधिकतम जो गतिज ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसके बारे में आपको बता दें कि जो आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण है E बराबर डब्ल्यू प्लस के मैक्सिमम के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति और धातु के कार्यफल यानी वर्क फंक्शन पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वृत्ताकार पथ पर एक समान गति करते हुए पिंड की अभिकेंद्र बल जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो जब एक समान गति पर अगर वृत्ताकार पथ पर घूमेगी तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो शून्य हो जाएगा। इसका कारण क्या है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो केंद्र की ओर होता है और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है क्या होता है, वो बाहर की ओर काम कर रहता है। ठीक है, तो W इक्वल टू होता क्या है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। वृत्ताकार गति में आप देखेंगे कि जो अभिकेंद्र बल जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं हमेशा केंद्र की ओर लगता है, जबकि विस्थापन जो होता है वो टेंजेंशियल होता है। तो दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो cos 90 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो W क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। W इक्वल टू होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तेज आंधी आने पर टीन की छतें उड़ जाती हैं, यह घटना भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बारे में भी आपको डिटेल बताते चलता हूँ कि जो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार द्रव या गैस का वेग होता है वो अधिक होता है, और जहाँ पे गैस का और द्रव का वेग अधिक होगा वहाँ दबाव कम हो जाएगा। तो आंधी के दौरान छत के ऊपर हवा का वेग अधिक होने से दबाव कम हो जाता है, जबकि कमरे के अंदर सामान्य दबाव रहता है, और यह दबावांतर जो होता है वो छत को ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन और का उड़ना भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके मोमेंटम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आपको पता होना चाहिए 100% की वृद्धि होगी। जब आप फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, P इक्वल टू रूट में 2m के होता है। ठीक है, 2m के। तब यहाँ पे की जगह पर अगर आप पुट करेंगे 4 के, तो क्या हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2p हो जाएगा। तो p से इसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2p। तो देखेंगे 1p की वृद्धि होगी, यानी 100% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब परसेंटेज आप निकाल के देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान होने पर भारी पिंड का जो संवेग होता है वो अधिक होता है। एक्स्ट्रा मैंने एग्जाम फैक्ट भी लिख दिया है, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, FTE गुरुकुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाल किस पर निर्भर करती है? तो निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्वात में सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे जैसे कि प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगे, इसकी सेम स्थिर चाल होती है, C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलती है। तो निर्वात में यह आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वॉल्यूम देखिए, ऐसे वॉल्यूम का V बना लीजिए। तो सबसे पहले 0 डिग्री से अगर हम 4 डिग्री से जाएंगे तो पहले तो घटता है, और 4 से जब 10 की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम और डेंसिटी का जस्ट उल्टा कर लीजिए, V का उल्टा। 0 से 4 पे बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटेगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये बोला है कि 0 से 10 डिग्री सी, तब 0 से 10 डिग्री सी तो 0 से 4 डिग्री से पहले घटेगा, और 4 से 10 पे पहले फिर बढ़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसलिए डिटर्जेंट बनाया जाता है, ताकि जो कपड़े में अच्छे से कपड़ा घुल जाए और गंदगी को निकाल सके। डिटर्जेंट या साबुन के जो अणु होते हैं उनमें कोहेसिव बल, इसको संयोजक बल बोलते हैं, इनको कम कर देता है, जिससे पृष्ठ तनाव घट जाता है और पानी कपड़ों के रेशों से गहराई तक पहुंच पाता है और गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी पावर कैसी होती है? फोकस दूरी और पावर। तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और क्षमता जो होती है वो अवतल लेंस की होती है। इसके बारे में आपको बता दूं कि मायोपिया में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के आगे चला आता है, आगे बनता है, और इसे सुधारने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p दोनों निगेटिव होती है, तो ध्यान रखेंगे। अवतल का दोनों पॉजिटिव होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गर्मियों में लोलक घड़ी पेंडुलम सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण सुस्त हो जाती है। देखिए होता क्या है कि गर्मियों में जो उष्मीय प्रभाव होता है, थर्मल एक्सपेंशन, आप पढ़े होंगे, इसके कारण जो लोलक होती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो आवर्तकाल आप जानते होंगे, टी का फार्मूला होता है 2 पाई और रूट में L/G। ठीक है, L/, तो लंबाई बढ़ेगा तो टी क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल बढ़ने का अर्थ है कि घड़ी एक दोलन पूरा करने में अधिक समय लेती है, जिससे वो क्या होता है, सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सत्य है? तो समस्थानिक, जिसको आइसोटॉप बोलते हैं, इसमें होता क्या है कि परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1H1, 1H2 और 1H3 है। ठीक है, तो इसमें देखे होंगे कि ये परमाणु क्रमांक समान है। तो ऐसा एग्जाम्पल दे देगा तो कि कोई भी एक आइसोटॉप की आप दे दीजिए एग्जाम्पल में, तो आप ये क्या है, देखिए हाइड्रोजन का पहले में ही आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। तो इसमें परमाणु द्रव्यमान देखिए यहाँ पे भिन्न हो रहा है, पर परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। आइसोटॉप की यही सबसे बेस्ट परिभाषा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आइसो बार बोलेगा तो ये ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा, बट परमाणु क्रमांक भिन्न रहेगा। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। आप जब पढ़ेंगे आप पीरियोडिक टेबल, तो FCl, Br, I पढ़े होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, घटती है। तो सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है। ठीक है, हैलोजन समूह में तो फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है, तो बहुत आकार छोटा, और जो नाभिकीय आवेश होता है उसका अधिक होता है। सबसे अधिक बोल देगा तो फ्लोरीन याद रखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है मानव रक्त का पीएच मान और इसकी प्रकृति तो आप ये तो जानते होंगे 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन जिसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, ये इस पे जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जस्ता लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव होता है, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन और नमी से पहले प्रतिक्रिया करके खुद को नष्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन जो बोलते हैं ना सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन काम करता है, लेकिन लोहे को जंग से बचाता है। ठीक है, अब लोहे का जब जंग लगता है तो वजन बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी से जुड़कर ये आयरन ऑक्साइड बना लाता है Fe2O3 इंटू XH2। ये फार्मूला भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होने के बावजूद विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु से। और ग्रेफाइट की जो संरचना आप देखेंगे हेक्सागोनल यानी षटकोणीय परतों में होती है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो परतों के बीच गति करता है और यही विद्युत का चालन करता है। और ग्रेफाइट का उपयोग आप देखेंगे मॉडरेटर में होता है, जैसे कि परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका यूज हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है पीतल किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाने वाला मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। इसके मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, पीता जी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पी से हो जाएगा पीतल, ठीक है, और ता से तांबा और ज से जी से जिंक। तो पीतल का ट्रिक आप ध्यान देंगे, ताजी, तांबा और जिंक। तो पीता जी आप ध्यान रखेंगे, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तांबा 17% होता है और जिंक जो होता है वो 30% मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है बॉयल के नियम के अनुसार तापमान में से स्थिर तापमान पर किसी गैस के आयतन और दबाव का संबंध क्या है। तो बॉयल का नियम जो होता है वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये दाब के उत्क्रमणानुपाती होता है, तो ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बॉयल का नियम आप याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हीरा प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ क्यों है। तो टेट्राहेड्रल इसकी आकृति संरचना के कारण है। ठीक है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आप देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो एक कठोर 3D टेट्राहेड्रल नेटवर्क बनाता है, और इस संरचना को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हीरे का अपवर्तनांक भी आप ध्यान रखिएगा 2.42 होता है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है साबुन बनाने की रासायनिक प्रक्रिया सैफोनिफिकेशन में वसा या तेल के किस प्रबल क्षार का उपयोग किया जाता है। तो साबुनीकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जब साबुनीकरण वह प्रक्रिया जब होती है जब हम हाई वसी अम्ल जैसे कि ट्राइग्लिसराइड का प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को के साथ जब गर्म करते हैं ट्राइग्लिसराइड को, तो इसके परिणाम स्वरूप यह ग्लिसरॉल के रूप में और साबुन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हाई फैटी एसिडों जैसे कि ट्राइग्लिसराइड हो गया प्रबल क्षार के साथ अगर मिला देंगे तो हमें ये ग्लिसरीन और साबुन के रूप में प्राप्त होता है। और ग्लिसरॉल साबुनीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरिया एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो ये तो कई बार रिपीट कर चुका है कई एग्जामों में, 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यूरिया का फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं NH2CO NH2। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे प्रीवियस ईयर से उठा के लाए गए हैं यहाँ पर, या BPSC हो गया, UPPSC हो गया, या फिर SSC हो गया, सारे एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है अल्फा कण का संगठन कंपोजिशन किसके नाभिक के समान होता है। तो ये हीलियम नाभिक के समान होता है। देखिए होता क्या है कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए +2e का ही आवेश होता है। यह संगठन बिल्कुल हाइड्रोजन हीलियम के नाभिक जैसे कि He+2 के समान होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि अल्फा कणों की वेदन क्षमता बीटा और गामा कणों की तुलना में सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दूध निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। तो दूध जो है ये पायस का उदाहरण है, एक क्वेश्चन भी रिपीट कर चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है पेट्रोल की गुणवत्ता और एंटी नॉकिंग गुण किस द्वारा मापे जाते हैं। तो पेट्रोल की गुणवत्ता जब भी पूछे तो ऑक्टेन संख्या ध्यान रखेंगे, इसी के थ्रू इसकी एंटी नॉकिंग और गुणवत्ता नापी जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हड्डियों को जोड़ने और मूर्तियां बनाने में प्रयुक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, और ऊपर देख रही हैं जिप्सम का फार्मूला है, जिप्सम को जब हाफ पानी में गर्म कर देते हैं तो ये हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हड्डियों को जोड़ने और मूर्तियां बनाने में प्रयुक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, जल H2O का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की तुलना में बहुत उच्च क्यों होता है? होता क्या है कि जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और इस वजह से होता क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की तुलना में बहुत ज़्यादा उच्च होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका विज्ञान में किस कोशिकांग को आत्मघाती शैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट कर चुका है, इजी क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के भीतर उंगली नुमा वल्नो यानी फिंगर लाइक फोल्ड्स को क्या कहा जाता है? जहाँ एटीपी का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टी, जहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे 33, मानव पाचन तंत्र में यकृत द्वारा स्रावित बाइल जूस का मुख्य कार्य क्या है? तो बाइल जूस का मुख्य कार्य ही होता है वसा का पैसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से रक्त के किस रूप में होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, जो आरबीसी होती है हीमोग्लोबिन नामक वर्ण पाया जाता है इसमें, और फेफड़ों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबल रूप से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और शरीर का लगभग 97% ऑक्सीजन जो होता है वो इसी के साथ परिवहन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं? जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बायां नीले, ये मानव हृदय के में पूरे शरीर में ऑक्सीजन का पंप करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का पंप करता है, और दीवारें भी होती है इसकी मोटी होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्क किडनी की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, दो न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन पर तंत्रिका आवेग को संचारित करने वाला रसायन क्या है? तो इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यही है जो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन और तंत्रिका आवेश को संचारित करता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल बता दूं, जब विद्युत आवेग एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन के अंत तक पहुंचता है तो कुछ रसायनों को स्राव को प्रेरित करता है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये रसायन जो सिनेप्स होता है को पार करके अगले न्यूरॉन में आवेग उत्पन्न करता है। और पार्किंसन रोग जो होता है वो मस्तिष्क में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मच्छर जनित रोग डेंगू मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी भारी कमी से हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स की कमी से हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और शरीर को संग्रहित नहीं होता? तो जल में विटामिन आप ध्यान देंगे सी है, और वसा में पूछेगा तो कीड़ा ट्रिक याद रखिएगा, कीड़ा विटामिन के, ई, डी, ए, और जल में तो विटामिन बी और सी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधों में शीर्षस्थ प्रभाविता जिसको एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? तो एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्जिन जिम्मेदार है। इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्जिन तने के शीर्ष पर बनता है और जो पार्श्व यानी लेटरल शाखाओं की वृद्धि को रोकता है, जिससे पौधे मुख्य रूप से ऊपर गिर बढ़ता है, और इसे ही शीर्षस्थ प्रभाविता कहते हैं। जब शीर्ष को काट देते हैं जैसे चाय बागानों में तो पौधे झाड़ीदार हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्जिन की खोज पूछेगा तो चार्ल्स डार्विन ने की थी। ये सब के सब प्रीवियस ईयर में आ चुका है। 42 नंबर है, ओ निगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता क्यों कहा जाता है? तो सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ए, बी और आर एच तीनों एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, और जब एंटीजन नहीं होते हैं तो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, किसी को ब्लड दे सकता है। और सेम ऐसे ही ए बी ग्रुप में होता है, इस उसमें एंटीजन उपस्थित होते हैं तो किसी को दे नहीं सकता, किसी का भी ले सकता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होते रहते हैं। इसमें एंटीबॉडी होते हैं, उसमें एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्लियर कर दूं कि जो ए, बी और आर एच तीनों एंटीजन इसमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें एंटीबॉडी होते हैं, इस वजह से क्या है, डोनर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम में टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन यानी मैचुरेशन कहाँ होता है? तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन जो होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एडेनिन थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो एडेनिन थाइमिन के बीच 2 होते हैं। ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 होते हैं। ठीक है, ये भी जानेंगे, एटीजीसी एट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जीवाश्म विज्ञान में आर्कियोप्टेरिक्स किन दो प्राणी वर्गों के बीच योजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है? तो जीवाश्म इंजन में जो आर्कियोप्टेरिक्स हो रहा है ये दो प्राणी वर्ग सरीसृप और पक्षी के बीच में माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक में आमतौर पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पीसीआर में आप देखेंगे टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये उच्च तापमान पर भी आप देखेंगे स्थिर रहता है, एकदम थर्मोस्टेबल रहता है। पीसीआर तकनीक में आप देखेंगे कि डीएनए की लाखों प्रतियां पाई बनाई जाती हैं, तो जिसमें तापमान को बार बार आप देखेंगे 90 से 95 डिग्री सी तक बढ़ाया जाता है। और टैग पॉलीमरेज एक विशेष बैक्टीरिया है, इसी से निकाला जाता है जो गर्म झरनों में रहता है और हाई टेम्परेचर पर भी नष्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? तो ये अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है, प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, इसको आप ध्यान रखेंगे। और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, ठीक है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दो चरण होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो आज से आप नहीं भूलेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम जो होता है ये बैलेंस करता है शरीर को और ऐच्छिक पेशियों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अमीनो को राइबोसोम तक लाने का कार्य करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए अमीनो को राइबोसोम तक लाने का कार्य जो है वो टीआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। टी से ट्रांसफर से आप समझ सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगन पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन बाहर की तरफ आप देखेंगे कपड़े को फेंकता है, तो जो बाहर की तरफ फोर्स कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, जिसके दूध से मक्खन निकाला जाता है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।